गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या, फैराडे के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, फिगर आपके सामने है, दिख रहा होगा। तो ये जो क्रॉस चिन्ह है, यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो इस व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। क्लियर? इसमें हम क्या करते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक यू आकार का, ठीक है, एक यू आकार का एक चालक रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक यू आकार का एक चालक रख देते हैं। यू आकार, ठीक है, यू आकार का चालक। कौन है वो चालक? वह है आपका MnOl। ठीक है, MnOl जो कि स्थिर है। ठीक है, जो कि स्थिर है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हम लोग MnOl एक यू आकार का एक चालक रख देते हैं जो कि स्थिर है, जो कि मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस यू आकार के एक चालक पर, ठीक है, इस यू आकार के एक चालक पर एक दूसरा चालक रख देते हैं जो कि मतलब ये जो दूसरा चालक है J और K, ठीक है, J K, इसका एक सिरा J है, दूसरा सिरा K है। ठीक है, यानी जो दूसरा चालक है इसके ऊपर रख देते हैं। किसके ऊपर रख देते हैं? इस यू आकार के चालक के ऊपर, और इस दूसरे चालक को हम इधर उधर मूव करा सकते हैं, यानी कि इधर उधर इसको हम गति करा सकते हैं। दूसरा चालक क्या है? आपका दूसरा चालक जेके है जिसको हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए क्या होगा। अब यहां तक बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब यहां से आपका मेन चीज शुरू होता है। ठीक, जब हम इस दूसरे वाले चालक को, ठीक है, जब हम इस दूसरे वाले चालक को, जो जेके चालक है दूसरा वाला, जिसको हम जब हम गति कराते हैं, ठीक है, जब हम गति कराते हैं तो उस स्थिति में यह जो चुंबकीय क्षेत्र है इस दूसरे वाले चालक पर, ठीक है, इस दूसरे वाले चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर बल लगाता है। ठीक है, जब हम चालक जेके को हम गति कराते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इस चालक पर बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है, यानी कि इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है, और उस बल की दिशा किस ओर होती है? उस बल की दिशा नीचे की ओर होती है। ठीक है, जब बल की दिशा नीचे की ओर होगी तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह J से K की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं, यानी कि J से K की तरफ आना शुरू कर देते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि JKON, ठीक है, यहां पर एक चीज देखने को मिल रहा है हमें कि JKON और J क्या है? एक बंद परिपथ है। क्या है? एक बंद परिपथ है। ठीक है, एक बंद परिपथ है। ठीक, JKON क्या है? एक बंद परिपथ है। तो उस कारण जब नीचे की तरफ बल लगता है, ठीक है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वह J से K की ओर आना शुरू कर देंगे, और चूंकि ये बंद परिपथ है JKON, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह अनुगमन वेग से, वह किस वेग से? वह अनुगमन वेग से, किस वेग से? अनुगमन वेग से। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे अनुगमन वेग से JKON के पथ पर गति करने लगेंगे। ठीक है, JKON के पथ पर गति करने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इस पथ पर गति करने लगेंगे तो उस स्थिति में
ठीक है। तो उस स्थिति में जो धारा होगी वह किस रास्ते गति करेगी, वह किस रास्ते प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, वह JNO के रास्ते प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो धारा है वह JNO के रास्ते गति करना शुरू कर देगी, यानी कि प्रवाहित होने लगेगी। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा जब JK, ठीक है, ये जो दूसरा वाला चालक JK है, जब JK को हम गति कराएंगे किस ओर, जब JK को हम दाईं ओर गति कराएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यहां पर देखिए JNOK, ठीक है, अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें, इसका क्षेत्रफल कम है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है इतना ही क्षेत्रफल है, लेकिन जब इसको हम दाईं ओर गति कराएंगे तो उस स्थिति में ये चालक यहाँ पे आ जाएगा, तो उस स्थिति में इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा यानी कि क्षेत्रफल में इसके परिवर्तन हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जितनी क्षेत्र रेखाएं ऐसे है, जितनी क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, इस क्षेत्रफल से जितनी क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं उनमें भी परिवर्तन होगा। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। बात समझ में आई आपको यहां तक? अगर ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस स्थिति में क्या, इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये जो चालक JK है, ठीक है, यह जो चालक JK है एक धारावाहिक चालक की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? तब हम क्या कहेंगे, तब इस चालक JK पर इस चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा, यह चुंबकीय क्षेत्र एक बल भी तो लगाएगा। ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक JK पर लगने वाला बल क्या होगा, चालक JK पर लगने वाला बल होगा आपका F डैश इज इक्वल टू IBL। यल क्या है, यल जो है इस चालक की लंबाई है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। जब हम चालक JK को दाईं ओर गति कराएंगे, ठीक है, अब हम चालक JK को जब दाईं ओर गति कराएंगे तो हमको इसके बराबर, इस F डैश के बराबर एवं विपरीत, ठीक है, बराबर एवं विपरीत एक दूसरा बल लगाना होगा। ठीक है, बराबर एवं विपरीत दूसरा बल लगाना होगा। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस F डैश इज इक्वल टू माइनस IBL। ठीक है, माइनस IBL, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? अब क्या करते हैं, अब देखिए, जब इस चालक JK को, ठीक है, दाईं ओर गति कराते हैं, यानी कि F बल लगाकर दाईं ओर गति कराते हैं, तो उस स्थिति में वह डेल्टा T समय में, किस समय में, डेल्टा T समय में, डेल्टा T समय में डेल्टा X दूरी विस्थापित होती है। ठीक है, यानी कि जब चालक JK को हम इस बल के बराबर एवं विपरीत बल लगाते हैं तो उस स्थिति में यह डेल्टा T समय में डेल्टा X दूरी विस्थापित होती है। ठीक है, तो इस चालक JK द्वारा किया गया कार्य, चालक JK द्वारा किया गया कार्य, चालक JK द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू F वेक्टर F। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका F डेल्टा X cos थीटा। क्या हो जाएगा, डेल्टा X cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा X। कितना हो जाएगा, F इंटू डेल्टा X। अगर इसको हम इक्वेशन 3 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3
विगेट। समीकरण नंबर 2 का यूज समीकरण नंबर किसमें करने पर, समीकरण नंबर 2 का यूज समीकरण नंबर 3 में करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ की वैल्यू कितनी है, आई बी एल माइनस आई बी एल इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स विस्थापन है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समयांतराल होता है कि नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब लिखेंगे हम कि फ्रॉम इक्वेशन आपका इसको हम मान लेते हैं 4, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं 5, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, समीकरण नंबर 4 और 5 से जब समीकरण नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस आई बी एल, ठीक है। ये हो जाएगा V इंटू डेल्टा टी, V इंटू कितना हो जाएगा, V इंटू हो जाएगा आपका डेल्टा टी। क्लियर यहां तक। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। W इक्वल टू कितना है, W इक्वल टू आया माइनस आई बी एल V इंटू डेल्टा टी। अब लिखेंगे यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन के कारण, भाई अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, ठीक है, एरिया कम था तो फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही थी, ठीक है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं, चुंबकीय मतलब किसी तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जब एरिया बढ़ा यानी कि एरिया में परिवर्तन हुआ तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो जाहिर सी बात है कि एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फ्लक्स परिवर्तन के कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, कितना मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, समीकरण नंबर 6 और 7 से क्या हो जाएगा आपका, समीकरण नंबर 6 और 7 ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू W की वैल्यू है माइनस आई बी एल इंटू V इंटू डेल्टा टी, ठीक है, अपॉन Q। इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, ठीक है, इंटू आई इंटू डेल्टा टी अपॉन Q। आई इंटू डेल्टा टी, चूंकि Q इज इक्वल टू होता है आई इंटू डेल्टा टी, इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी बी एल इंटू Q अपॉन Q। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, कितना बचेगा, E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल बचेगा। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि जब एरिया बढ़ेगा, ठीक है, जब एरिया बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि
जब एरिया बढ़ेगा यानी कि एरिया में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। अतः चालक से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, अतः इस चालक से गुजरने वाला अब इस चालक से जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए मैं फिगर मिटा देता हूं। अतः चालक से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अतः चालक से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, कितना होगा, अतः चालक से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, phi b इज इक्वल टू b इंटू ए। ठीक है, एरिया है तो phi b इज इक्वल टू हो जाएगा b, ये हो जाएगा b इंटू यल इंटू डेल एक्स। फ्लक्स परिवर्तन की दर, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा फाई बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बी इंटू यल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे है भी, तो इस स्थिति में हम लिखेंगे डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी भी यल। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 7 माने थे, इसको हम 8 मान लेते हैं, इसको हम 9 मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट समीकरण नंबर 8 और 9 से, ठीक है, जिससे समीकरण नंबर 8 और 9 से हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आपका आपका कितना मिला था, हमें मिला था आपका E इज इक्वल टू माइनस बी वी एल मिला था, ये समीकरण नंबर 8 था। और ये क्या है समीकरण नंबर 9, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बी वी एल, ये 9 है। फ्रॉम इक्वेशन 8 और 9 से निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ई, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी फाई बी अपॉन डी टी। ये क्या है, यह है लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या, फैराडे के नियम की उत्पत्ति। देख रहे हैं आप इसे। अब हम इसके बाद निकालेंगे इसकी विमा। अगर इसके विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी जो विमा ई की विमा निकालनी है हमें, ठीक है, तो इसमें फाई बी की विमा कितनी होगी, इसकी हो जाएगी आपकी यम यल टू टी माइनस टू ए माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा टी, टी की टी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी यम यल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1। इसकी विमा कितनी हो गई, इतनी हो गई। और एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालना है, जिसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1, ठीक है, ये इसकी एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक हो गया। ठीक है, ये तो था आपका लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या, फैराडे के नियम की उत्पत्ति। देख लें आप लोग।